नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज मेरा पेपर था, आप लोग सभी जानते हो। जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि आज मेरा पेपर था फर्स्ट, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा हो गया है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं की मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मुझसे आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा मैं वीडियो ही बना देती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ। कल मुझे अभी छुट्टी है, उसके बाद फिर मेरा बुध को पेपर है, उसके बाद जुमेरात को भी पेपर है, फिर मेरा जुमे को भी पेपर है, इसके बाद मेरा फिर हफ्ते को भी पेपर, इतवार को भी पेपर है और फिर सोमवार को है। मतलब कंटिन्यूसली मेरे पेपर्स ही चल रहे हैं, क्योंकि हफ्ते और इतवार को मेरा बीएड का पेपर है तो वो मुझे देना है, और उसके बाद मंडे को मेरा फिर एक लास्ट वाला मिड का रह जाएगा, मेन का, तो वो वाला है। और उसके बाद फिर मेरे होंगे आगे, लेकिन वो होंगे जुमे को एक होगा, एक हफ्ते को होगा, एक इतवार को होगा और एक सोमवार को नेक्स्ट। इस तरह से मेरे पेपर चल रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ डेट शीट शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि मेरा क्या शेड्यूल है। तो अभी मैं कल मुझे छुट्टी थी तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हो सकता है कल भी मैं एक आध नावल रिकॉर्ड कर लूँ और फिर बाद में आप लोगों को दे दूँ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे अपनी स्टडी को पहले फ़र्स्ट प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद ही मैं कुछ और काम कर सकती हूँ। तो अभी तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना लास्ट एपिसोड आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा इसको पढ़कर या सुनकर, जो भी आप लोग करते हो। चलिए फिर जल्दी से इसको शुरू करते हैं। दवा से मर्ज़ ठीक होता है या दुआ से, जो भी हो, लेकिन जब मर्ज़े इश्क हो जाए तो ना दवा लगती है ना दुआ। इब्तिसाम ने अबरीश से हम कलाम होना छोड़ दिया था। दोनों में एक सर्द महरी की दीवार कायम हो चुकी थी, जो दोनों में से एक भी गिराने को तैयार ना था। लेकिन अबरीश अपनी तरफ से एक चाल खेल चुकी थी। खुला के पेपर्स बनवा लिए थे उसने, लेकिन हानिया की मुसलसल खामोशी उसे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रही थी। इसलिए इस बार अबरीश ने आहान से बात करने का फ़ैसला किया। वो देखना चाहती थी उसका क्या रद्द-ओ-अमल आता है, इसीलिए आज वो उससे बात करने का इरादा रखती थी। आनिया अभी तक यहीं थी, ना वो मीर की कॉल्स अटेंड कर रही थी और ना ही वापस जा रही थी। उसकी तबीयत भी इन दिनों गिरी गिरी रहने लगी थी। वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। शायद वो ज़हनी दबाव का शिकार थी। वो जल्द से जल्द नूर फातिमा से मिलना चाहती थी, उसके बाद ही वो मीर से बात करने वाली थी, लेकिन उसके लिए उसे इंतज़ार करना पड़ रहा था जब तक आहान खुद नहीं मिलवा देता था। आनिया ने हानिया से भी बातचीत बंद कर दी थी। हानिया जानती थी वो उससे नाराज़ है, इसलिए फ़िलहाल उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। ये ले, फैसल ने एक स्केच खींच के नूर की जानिब बढ़ाया। नूर ने खाली खाली नज़रों से उसे थामा। उसमें नूर की तस्वीर थी। नूर बस यकटिक देखे जा रही थी, बिना किसी रद्द-ओ-अमल के। फैसल उसे काफ़ी वक्त दे रहा था और उससे काफ़ी हद तक अटैच हो रहा था। कल्बी तौर पे वो नूर से करीब तक होता जा रहा था। उसका यूं चुप चुप रहना उसे उदास कर रहा था। वो इतनी नाजुक मिजाज थी और बेइंतहा खूबसूरत के हाथ लगाए मैली होती थी। जब जब फैसल को उसके साथ हुई ज़्यादती याद आती, उसका दिल बहुत सख्त दुखता। उसका बस नहीं चलता कि वो वर्क, वो लम्हा उसकी ज़िंदगी से नोच फेंके। वो जानना चाहता था कि ये लड़की मुस्कुराते हुए कैसी लगती होगी, लेकिन वो तो बस चीज़ों को घूरती रहती, या फूलों को, पौधों के साथ वक्त गुजारती, या ज़्यादातर कमरे में अंधेरा किए बैठी रहती। लेकिन लब वो सी चुकी थी। जब से वो वहाँ थी, एक लफ्ज़ उसने अदा ना किया था और फैसल तरस रहा था कि उसकी आवाज़ ही सुन ले। वो अंदर जा चुकी थी। आहान की कॉल पे फैसल ने कॉल पिक की। क्या हुआ, कोई प्रोग्रेस हुई? वही रोज़ का सवाल। नहीं, वो बस चुप नहीं तोड़ रही। शायद किसी अपने को देखे तो कुछ रिस्पॉन्स करे। फैसल ने अपने तही मशवरा दिया। वो फ़ौजी डॉक्टर था। नूर उसके अंडर ऑब्जर्वेशन में थी। वो उसका इलाज कर रहा था, जबकि खुद मरीज़ इश्क बन रहा था, जो कि एक लाइलाज मर्ज़ था। करते हैं कुछ, कहते आहान ने कॉल बंद कर दी, जबकि फैसल अंदर की जानिब बढ़ गया। सच शुक्र था कि वो खुद को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। शुरू के दिनों में तो वो अपने आप को नोचती थी, तकलीफ़ पहुंचाती थी, लेकिन अब उसमें फ़र्क आ गया था। वही तहखाना, वही गंद, वही जंजीरें, वही हालते जार। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले यहाँ नूर फातिमा थी, अब नूर जहाँ थी, उसकी अपनी बेटी। वही नूर जहाँ जो उसका गरूर थी, उसका मान थी। आज वो पागलों वाली हरकतें कर रही थी। वो चाह के भी अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि उसके मर्ज़ की तशख़ीस ही नहीं हो रही थी। वो जब से आई थी तब से ही उसके दिमाग को उन्होंने अपनी जगह ना पाया। वो कुछ से कुछ कर रही थी और एक दिन तो हद कर दी। सुल्तान के सारे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। वो तो बाप को भी मार देती अगर सुल्तान के आदमी उसका बचाव ना करते। उसके बाद से सुल्तान ने नूर जहाँ को रस्सियों में जकड़ दिया था, लेकिन वो इस सब पे अंदर ही अंदर तड़पा था।
वो जो भी चीज़ नज़र आती सामने वाले को उठा के मारती या खुद को मारने लगती। वही सब कुछ था, बस लड़की बदल गई थी। मंजर वही था, बस सजावार बदल गया था। सुल्तान वहाँ से उठा और आंखें पूछता बाहर निकला। मैं अपनी बेटी को ज़रूर ठीक करूँगा, यही तो मेरी असल वारिस है। सुल्तान दादा, एक अहम खबर लाया हूँ। इब्तिसाम पीरज़ादा ने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे अबीहान के नाम कर दी। उसके ख़ास आदमी ने उसके कान के पास आते कहा। नामुमकिन, सुल्तान ने दांत पीसते। मैं गलत नहीं हो सकता, वो लड़का ही हमज़ा का बेटा है, वो उस इब्तिसाम का बेटा कैसे हो सकता है? सुल्तान को यकीन आया, लेकिन यही सच है। उस आदमी ने अपनी बात पे जोर दिया। ये हमें गुमराह करने की साजिश है। तुम एक काम करो, जहाँ भी मौका मिले उस लड़के को ख़त्म कर दो, बाकी हम खुद देख लेगा। सुल्तान मूँछों को ताव दिया। जो हुक्म सुल्तान दादा। वो ख़ास आदमी वहाँ से चला गया। हमको पागल बनाता है, उस लड़के को तो मार के ही दम लूँगा। अपने नाजायज़ बेटे को नहीं छोड़ा हमने, तो वो क्या चीज़ है? सुल्तान ने नफ़रत और हकारत से सोचा। जी, आपने बुलाया? आहान को अब्रिश का पैगाम मिला था और वो हैरान था कि खुद अब्रिश माँ ने उसे कैसे बुला लिया। अंदर आइए, अब्रिश ने उसे बैठने को कहा। आहान सर झुकाए वहीं बैठ गया। अब तक जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैंने कुछ फ़ैसला किया है। अब्रिश ने अपनी बात शुरू की। आहान अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा कि वो क्या कहने वाली हैं। आपने और इब्तिसाम ने मिल के जो भी किया, मैं उसमें कभी भी शामिल नहीं हुई, बल्कि शायद मैं एक सानवी हैसियत भी रखती हूँ या नहीं, ये भी नहीं पता। खैर, ये हमारा आपसी मामला है, इसमें आपको कुछ भी कहने या बोलने का कोई हक़ नहीं। अपनी कहते वो उसे कुछ भी कहने से बाज कर गई थी। वो चुपचाप सुन रहा था। एक सबसे बड़ा सच कि आप ना ही मेरे बेटे हैं ना इब्तिसाम के, लेकिन इब्तिसाम ने अपनी विरासत का हकदार सिर्फ आपको ठहराया, जबकि आपका इस विरासत में कोई हक़ नहीं बनता, क्योंकि आपका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। और अदालत में मुझे ये साबित करने के लिए बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं लगेगी। एक सख्ती और हज़म बोल रहा था, और आहान कितने ज़ब्त से सुन रहा था ये बस वही जानता था। लेपालक का जायदाद या विरासत में कोई हक़ नहीं होता। शायद इब्तिसाम ये बात भूल गए। अब्रिश का कहा गया एक एक लफ्ज़ आहान के दिल पे लग रहा था। हाथों की उंगलियां आपस में जोड़े वो कड़े ज़ब्त के मराहिल से गुजर रहा था। लेकिन हानिया ने जो गलती की, उसके बाद उसकी सज़ा मुंतखब की इब्तिसाम ने, जो मुझे ना उस वक्त कबूल थी ना अब। अब्रिश की इस बात पे आहान के दिल की धड़कन सुस्त पड़ी। इसलिए मैंने फ़ैसला किया अपनी बेटी के लिए कि आप और हानिया का निकाह जो हुआ था, वक्त की ज़रूरत था, अब उसे एंड हो जाना चाहिए। आहान ने जब से आंखें बंद की। वो बहुत कुछ कहना चाहता था कि हानिया ये ताल्लुक़ रखना चाहती है, वो मुझसे रिश्ता निभाना चाहती है। अभी वो कुछ कहता कि मैंने खुला के पेपर्स बनवा लिए, आप और हानिया दोनों कल ही ऑफिस आ जाइएगा। हानिया से मेरी बात हो चुकी है, उसे कोई एतराज़ नहीं। अब्रिश की बात पे आहान का मान टूटा था। आंखें नहीं रोई थी, उसका दिल रोया था। फ़ौरन से उठा। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब्रिश भी उठ खड़ी हुई। कल किस वक्त आना है? नज़रें झुकाए बस इतना ही पूछ पाया। अब्रिश ने उसके लहजे में छुपा कर्ब वाज़िया महसूस किया। सुबह 11 बजे तक दोनों आ जाइएगा। और ठीक है, आ जाऊँगा, जहाँ कहेंगी साइन भी कर दूँगा। आखिर अल्फाज कहते एक कर्ब भरी निगाह अब्रिश पे डाली। अब्रिश का दिल पल भर में पसीजा, लेकिन खामोश रही। उम्मीद करती हूँ ये बात हम तक ही रहेगी। अब्रिश ने एक नज़र उसके चेहरे को टटोला। नज़रें झुकाए वो आखिरी ज़र्ब भी बर्दाश्त कर गया था। आहान के जाने के बाद वो गहरा सांस खारिज करती वहीं बैठ गई। क्या मैं सही कर रही हूँ? कहीं दोनों एक दूसरे से? अब्रिश सोच में डूब गई। आनिया, पिकअप द फ़ोन। मीर हादी ने आज भी उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नदारद। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, रहिए आप अपने घर। मीर हादी को बहुत गुस्सा था। वहीं दूसरी तरफ हानिया ने उससे रब्ता करने से मना किया था। फ़िलहाल बस वो यही जान सका कि नूर जिंदा है, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा था कि उड़ के बहन तक पहुंच जाए। फ़िरोज़ कॉल पे अपने आदमी को फ़ोन किया। हानिया का पीछा करो, मुझे शक है कि वो ज़रूर जानता है मेरी बहन कहाँ है। फ़िरोज़ से उसकी कोई भी बात छुपी न थी, इसलिए उसे ऑर्डर देता वो आनिया के ताल्लुक़ मुतल्लिक सोचने लगा। उसका यूँ चुप हो जाना मीर को समझ नहीं आ रहा था। एक सबसे बड़ा सच कि आप ना ही मेरे बेटे हैं ना इब्तिसाम के, लेकिन इब्तिसाम ने अपनी विरासत का हकदार सिर्फ आपको ठहराया, जबकि आपका इस विरासत में कोई हक़ नहीं बनता, क्योंकि आपका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। और अदालत में मुझे ये साबित करने के लिए बिल्कुल भी कोई वक्त नहीं लगेगा। ऐसा लगा किसी ने ज़ोर का थप्पड़ उसे रसीद किया हो। लेपालक का जायदाद या विरासत में कोई हक़ नहीं होता। शायद इब्तिसाम ये बात भूल गए। एक और थप्पड़। आहान ने लब भींचे और कल के बारे में सोचने लगा। हानिया, आहान के पुकारने पे वो उसकी जाने मुड़ी, जो आज बहुत खुश थी। आज वो नूर फातिमा से मिलने जा रही थी।
फाइनली इस शर्त पे आहान उसे मिलवाने ले जा रहा था कि वो ये बात राज रखेगी, जबकि उसके साथ क्या हुआ ये उसे ना बता सका। वो जानता था वो नूर से बहुत प्यार करती है और ये सच उसे तकलीफ़ पहुंचाएगा। वो ड्राइव करते हुए आहान की जानिब मुड़ी, जबकि चेहरा हशाश बशाश था। क्या तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? हमारा रिश्ता ख़त्म कर देना चाहती हो? क्या हुआ? चुप क्यों हो? वो जो मुसलसल उसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी, उसे ख्यालों में देख चौंकाया। मैंने खुला के पेपर्स बनवा लिए हैं। आप और हानिया दोनों कल ही ऑफिस आ जाएगा। हानिया से मेरी बात हो चुकी है, उसे कोई एतराज़ नहीं। नहीं, कुछ नहीं। अबरिश की बात याद करते वो गहरा सांस खारिज कर दिया। कुछ ही देर में वो मतलूबा जगह पहुंच गए, जबकि फ़िरोज़ भी उनका पीछा करता वहां पहुंच चुका था और मोबाइल पे मीर हादी को भी इत्तला दे चुका था। वो इसी वक्त ऑफिस से निकला। उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बस कुछ कदम दूर है उसकी बहन। बहुत पुरजोश अंदाज में वो गाड़ी की जानिब बढ़ा था, बिना किसी सिक्योरिटी के, लेकिन आजमाइश भी बाकी थी। अभी वो आधे रास्ते पहुंचा कि एक कार उसका रास्ता रोक लिया गया। शाहान और उसके साथ उसका बेटा था और साथ 3 गुंडे। मीर बाहर निकला कि बिना उसे सोचने समझने का मौका दिए शाहान के आदमी ने पीछे से उसके सर पे भारी वार किया। मीर को अपना सर घूमता हुआ दिखाई दिया। सर पे हाथ रखे बहते खून को देखा। वो मुड़ा था कि शाहान के एक और आदमी ने उसकी कमर पे वार किया और वो ज़मीन पे जा गिरा। उसके मुंह से खून की बूंदें गिरी थी, जबकि बेहोश होने से पहले उसकी नज़रों के सामने नूर का चेहरा था। बस बहुत है इतना। इसकी ये हालत देख अब अबरिश को खुद एहसास होगा कि उसने मुझे कितना हल्के में लिया था। अब उसे पता चलेगा शाहान क्या कर सकता है। बाप बेटा हंसते हुए अपने आदमियों के हमरा वहाँ से निकल गए। मीर हादी, जो मार्शल आर्ट्स जानता था, हानिया को ट्रेनिंग दे चुका था। हानिया के साथ मिलकर उसने कितने मुजरिमों को सज़ा दिलवाई थी जो 10 पे भारी था। आज वो चंद गुंडों से बिना लड़े ही हार गया था। शायद वो खुद से हार गया था। वो जीतना ही नहीं चाहता था। वो अपने अंदर के मीर से हार गया था। यूं ही लेटे लेटे आनिया की आंख लग गई, लेकिन बुरा सा ख्वाब देखा तो झट से उठ गई। या अल्लाह, खैर, सब ठीक हो। दिल पे हाथ रखे वो बाहर आई। अचानक से उसका ध्यान मीर की जानिब चला गया। 2 दिन से उसकी कॉल भी नहीं आई थी, ना ही कोई मैसेज, जबकि कशिश से रोज़ाना ही बात हो जाती थी और उन्हीं की ज़बानी मीर के बारे में भी पता चल जाता था। लेकिन न जाने क्यों आज उसका दिल बहुत बेचैन हुआ था। मीर की बेतहाशा याद आने लगी थी। दिल के हाथों मजबूर होकर उसने मीर को कॉल कर ही दी। कॉल जा रही थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। 1, 2 बार, 3 बार, लेकिन बेसुध। ये ऐसा कभी नहीं करते। तो आज वो परेशान हुई। मीर क्या वाकई मुझसे नाराज़ हो गए हैं? आनिया को अपनी धड़कन रुकती महसूस हुई कि उसी लम्हे मीर के नंबर से कॉल आती देख उसके चेहरे पर मुस्कान सज गई। हेलो, बहुत खुशी से बोली थी, लेकिन आगे किसी अनजान शख्स की आवाज़ सुनते वो चौंकी थी। और जो उसने कहा उस बात ने तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। उसे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। वो रही तुम्हारी दोस्त, जाओ और मिल लो उससे। आहान ने दूर से ही गार्डन के जानिब इशारा किया, जहाँ एक लड़की फूलों के पास रुख फेरे खड़ी थी। हानिया धड़कते दिल के साथ उस जानिब कदम बढ़ाए। पास जाते वो ठटकी थी। नूरी, धीमी आवाज़ में पुकारा। वो जो महवियत से फूलों की बनावट देख रही थी एकदम से पलके उठाई। नूरी, बस कर जाओ, ये हैदरनामा बंद कर दो अब। नूर को अपने इर्द गिर्द बाज़गश्त सुनाई दी। नूरी, मेरी तरफ देखो, हानिया ने अब की बार कदरे ऊंची आवाज़ में कहा। नूरी का दिल बहुत सख्त धड़का। नूरी, एक तुम और एक तुम्हारी मोहब्बत, हद ही है। नूर की आंखों के सामने हैदर का चेहरा लहराया था और एक लम्हे की देरी किए बिना अंदर भाग गई, जबकि एक बार भी पलट के ना देखा। इसे क्या हुआ? इसने मुझे देखा भी नहीं। हानिया को हैरत हुई, बल्कि शदीद झटका लगा। वो अपने होशो हवास में नहीं है। 1 साल सुल्तान जैसे गैंगस्टर की कैद में रहते वो जिस अजियत से 2-4 हुई है ये सिर्फ वही जानती है। वो अपना माजी में ही रह रही है अभी। आहान ने उसके पास आते उसके बहते आंसुओं को देखते नरमी से कहा, जबकि वो भी अभी तक शौक में थी। वो ठीक हो जाएगी ना? बहुत उम्मीद से पूछा। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगी। और तुम्हें यहाँ लाने का मकसद भी यही है कि? अभी आगे बात करता कि कॉल पे वो रुका। दूसरी तरफ शान था। आपको हेडक्वार्टर बुलवाया USB के लिए। शाह ने फ़ौरन इतला दी। ठीक है। आहान हानिया को लिए वहाँ से निकला। मुझे यहीं छोड़ जाओ, मैं नूर के साथ। हानिया का दिल न चाहा नूर को छोड़ के जाने का। हम दोबारा आएंगे हानिया, अभी जाना ज़रूरी है। आहान ने उसकी बात काटी और उसे लिए गाड़ी की जानिब बढ़ा। अपनी गाड़ी से USB निकाली और उसे अपने लैपटॉप के साथ अटैच किया। सारा डाटा Gmail के ज़रिए उसने तमाम डाटा अपनी ID पे ट्रांसफ़र करता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। अभी वो आधे रास्ते में पहुंचा था कि उसे गाड़ी रोकना पड़ी। उसकी गाड़ी के सामने
टेहनियाँ और झाड़ियाँ पड़ी थी जिसने रुकावट खड़ी की थी। रुकावट हटाता वो अपने वापस गाड़ी की जानिब आया, जबकि बम की टिक टिक उसकी गाड़ी की स्पीड के साथ जुड़ चुकी थी और इस बात से वो दोनों कतई लाइल्म थे। गाड़ी आहिस्ता चलाओ, हानिया ने टोका। मोबाइल पे आती कॉल पे आहान ने ब्लूटूथ ऑन किया। क्या हुआ? आहान ने गाड़ी ड्राइव करते तेज़ी से पूछा। सर, गाड़ी के ब्रेक्स के साथ बम अटैच है, स्पीड एक ही रखिए वरना ब्लास्ट हो जाएगा। शान की आवाज़ पे आहान को लगा वो शायद सुनने में गलती कर गया, लेकिन ये सच था। वो बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ था और बुरी तरह फंसा था। सर, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। टीम आपके पीछे पहुंचने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सुल्तान के आदमी भी आपके पीछे हैं। शान की आवाज़ पे वो ज़रा चौकन्ना हुआ। सही, आहान बस इतना ही कह पाया। वो शान की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस पे गाड़ी पहाड़ी इलाके की तरफ मोड़ गया ताकि बम फटने से इंसानी नुकसान ना हो। आहान, क्या हुआ? हानिया को कुछ गड़बड़ लगी। हानिया, लिसन, अब वक्त आ गया कि मुझे स्पाई गर्ल की ज़रूरत है। आहान ने तमहीद बांधी। मैं कुछ समझी नहीं। हानिया का दिल धड़का। गाड़ी में बम है जो किसी वक्त भी फट सकता है। व्हाट? हानिया चिल्लाई थी। हानिया, पूरी बात सुनो। तुम गाड़ी से कूद रही हो, समझी? पहाड़ी इलाके पे आहान को गाड़ी चलाने में दुश्वारी हो रही थी। नो नेवर, हानिया ने नफ़ी में सर हिलाया। हानिया, सोचने समझने का वक्त नहीं। ये यूएसबी डैड तक पहुंचानी है हर हाल में। एक यूएसबी पे उसकी जाने बढ़ाए। जैसे हानिया ने लर्जिते हाथों से थाम लिया और नम आंखों से आहान को गाड़ी को बामुश्किल संभालते देखा। हानी, इस यूएसबी की हिफाजत करना। इसमें मुल्क दुश्मनों के तमाम राज हैं जो डैड तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? उसकी जानिब एक नज़र देखना। चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी हाल में दुश्मनों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, आहान ने धीमे लहजे में समझाया। हानिया, जैसे कहूँगा कूद जाना। नहीं, तुम्हें छोड़ के नहीं कूदूंगी, हानिया ने साफ ना कह दिया। मेरी फिक्र मत करो हानिया, इस वक्त इस मुल्क की खातिर जान भी चली जाए तो परवाह नहीं, और जो तुम्हें जिम्मेदारी है उसे पूरा करना। तुम सुल्तान के आदमी से बच कर रहना, और हमारी टीम भी बस पहुंचने वाली है। ये, आहान ने ब्लूटूथ अपने कान से निकालकर उसके कान में लगाया। वो रो दी थी। इससे तुम टीम से राब्ता रखोगी। हानिया, स्पीड कम हो रही है, तुम्हें कूदना होगा, आहान ने उसे होश दिलाया। आहान, तुम्हें छोड़ के नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें कुछ हो गया तो? अच्छा है ना, जान छूट जाएगी तुम्हारी। एक तमस्खुर था लहजे में। हानिया ने आंसू साफ करते रुख फेरा। चलो, वक्त आ गया है बिछड़ने का। आहान ने उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला जो किसी चीज़ से ज़ोर से टकराया और टूट गया। हानिया आहान के साथ जुड़ के बैठी थी। हानिया, जंप! आहान ने उसे खुद से दूर करना चाहा। हान, वो उसके कान में धीमे से बोली थी कि आहान एक लम्हे को साकिन हुआ था। मुझे तुम वापस चाहिए, हर हाल में। मैं इंतज़ार करूँगी, कहते ही उसके गाल को चूमा था उसने, और बिना उसकी जानिब देखे जंप लगाई थी। जहाँ वो गिरी थी वहाँ घास थी। वो लड़खती हुई दूर जा गिरी थी, लेकिन उसे कम ही चोटें लगी थी। दूसरी तरफ हानिया की बात पे वो अपने दिल में धड़कन का इंतशार महसूस कर रहा था। गाड़ी पहाड़ी के ऊपर थी और एकदम से पहाड़ी से नीचे गिरती दिखाई दी। हानिया ने मुंह पे हाथ रखते अपनी चीख का गला घूंटा। गाड़ी बम धमाके से उड़ी थी। हर तरफ धुआं और आग फैल गई थी। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा। इब्तिसाम, जो मुसलसल आहान से रब्ता करने की कोशिश में था, चोटों और ज़ख्मों से लेस वो अंदर दाखिल हुई थी। किसी ने उसका रास्ता न रोका था। वो फ़ौजी जवानों के साथ आई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। वो कितनी तकलीफ़ में थी, इब्तिसाम अच्छी तरह समझता था। उसे सही सलामत देख इब्तिसाम ने शुगर का सांस लिया। बाहें हानिया ने यूएसबी इब्तिसाम की जानिब बढ़ाई। उसके हाथ, कलाई सब ज़ख्मी थे। इब्तिसाम ने आगे बढ़ के उसे गले से लगाया। वो तो बाप के सीने से लग फूट फूट के रो दी। डैड, हानिया से बोला न जा रहा था। मेरा बच्चा ब्रेव है ना? उन्होंने उसके सर का बोसा लिया। हानिया ने हिचकी सी ली थी। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। इब्तिसाम उसे लिए एक तरफ चला गया और यूएसबी हेडक्वार्टर कर्नल के हवाले कर दी। जब तक इब्तिसाम अंदर रहा, हानिया वहीं बाहर एक रूम में इंतज़ार करती रही। उसकी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दी थी, लेकिन बार बार दिल आहान के लिए तड़प रहा था। वो किस हाल में होगा? वो कार पहाड़ी से गिरते एकदम बम से उड़ी थी और देख के लगता नहीं था कि उसमें मौजूद इंसान बच पाया होगा या नहीं। सुल्तान के आदमी भी वहाँ उसके साथ पहुँचे थे, लेकिन जब उन्हें कुछ ना मिला तो वहाँ से निकलते चले गए। हानिया बामुश्किल उनसे नज़र बचा के आहान की टीम से रब्ता करने में कामयाब हुई और वो उसे लिए इब्तिसाम के पास हेडक्वार्टर पहुँचे। चलो बेटा, आपको घर छोड़ दूँ, फिर मुझे बहुत अहम काम करना है, इब्तिसाम ने बाहर आते खोई हुई हानिया से कहा। डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी आपके साथ जाना है। सुल्तान को मैं अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगी। हानिया कज़म से उठी थी। बेटा, आपने अब तक जो किया वही बहुत है।
आपने सबसे अहम काम किया है, यूएसबी को हम तक सही सलामत पहुंचा के आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। अब आपको घर जाना चाहिए, आपकी मम्मा आपकी राह देख रही होंगी, इब्तिसाम ने समझाना चाहा। डैड, अगर आहान खड़ा होता मेरी जगह तो क्या आप तब भी यहीं कहते? आंसू पूछती वो दुख से बोली। इब्तिसाम एकदम चुप सा हो गया। आहान में तो उनकी जान थी और वो जानते थे कि वो ऐसा सिपाही है जो मुल्क दुश्मन को मारने से पहले नहीं मर सकता। उनका दिल कह रहा था कि आहान जिंदा होगा, बस वो दुआ कर रहे थे वो सही सलामत हो। बेटा आप प्लीज़ डैड, लास्ट टाइम इजाज़त दे दे, इसके बाद कभी कुछ भी आपकी इजाज़त के बिना नहीं करूँगी। हानिया ने बाप के हाथ थामे। इब्तिसाम ने गहरा सांस खारिज किया। ठीक है, मुझे स्पाई गर्ल अपनी पोजीशन में चाहिए। इब्तिसाम ने उसे इजाज़त देते साथ ही उसके लिए स्पाई गर्ल का खिताब ताज़ा किया तो वह हैरान होती बाप को देखने लगी। मतलब उसके डैड से कोई भी बात छुपी ना थी? यस बॉस, हानिया ने सलूट करते एक अज़म से कहा। एक ऐसा अज़म जिसमें सुल्तान को मौत के घाट उतारना था। आज रात उन्होंने सुल्तान के अड्डे पे अटैक करना था और वो ये सब बहुत राजदारी से कर रहे थे। हॉस्पिटल में वो अंधाधुंध भागती पहुंची थी, किस किस से वो टकराई वो नहीं जानती थी, लेकिन बस उसे मीर हादी चाहिए था। वो कहाँ है? सामने इब्तिसाम को देख वो होशो हवास होती हुई महसूस हुई। डोंट वरी, ट्रीटमेंट चल रहा है, आईसीयू में है। इब्तिसाम ने उसे पास ही चेयर पे बिठाया। वो ठीक है ना? डूबते दिल से पूछा। ठीक हो जाएगा, ये पानी पियो। इब्तिसाम को उसकी हालत ठीक न लगी। ठीक हो जाएगा? बताइए ना चाचू, वो कैसे हैं? मुझे डर लग रहा है। वो बाकायदा रो दी थी। कुछ नहीं होगा पागल, सच जाने वो और फौलादी जिस्म, वो रिकवर कर लेगा। डॉक्टर हाशिम देख रहे हैं। आपने अपने आप को देखा? इस वक्त मुझे तुम सही नहीं लग रही हो। इब्तिसाम ने हर मुमकिन तरीके से उसे नॉर्मल रखना चाहा, जबकि मीर हादी के दिमाग पे गहरी चोट लगी थी और वो होश में ही नहीं आ रहा था। ये बात वो जानते थे लेकिन आनिया को नहीं बता सकते थे। मीर या अमीन भी वहाँ मौजूद थे। वो आनिया के पास आए। आप यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। इब्तिसाम वहाँ से उठता आईसीयू की जानिब बढ़ गया। कुछ नहीं होगा हमारे आदि को, वो ठीक हो जाएगा। मीर यामीन ने उसके सर पे शफकत का हाथ रखा। वो ठीक हो जाएंगे ना बाबा? आनिया ने उम्मीद से पूछा। इंशाल्लाह, मीर यामीन ने दिल से कहा। सुबह से शाम हो गई थी, ना हानिया का पता चल रहा था ना आहान का। किसकी जानिब लग नहीं रहा था। ऊपर से इब्तिसाम ने भी घर आना छोड़ दिया था। ऐसे में अबरिश बहुत परेशान थी, उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। एक दिल किया इब्तिसाम से पूछे, लेकिन हाय रे अना, वो अपनी सोच की नफ़ी कर गई। लेकिन कब तक? सारा वक्त सोच सोच के परेशान होती रही कि अरूश ने आके उसे मीर हादी के एक्सीडेंट का बताया। अबरिश बिना एक पल को देरी किए बिना हॉस्पिटल का रुख किया। अरूश भी उसके साथ हो ली। हॉस्पिटल पहुंचते ही आनिया सामने नज़र आ गई। मम्मा। आनिया ने माँ को देखा तो रुके हुए आंसू फिर से बह निकले थे। माँ के सीने से लगी वो फूट फूट के रो दी। फिक्र नहीं करो आना, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ है मीर हादी? उसे तसल्ली देती वो मीर यामीन से देख सवाल कर गई। आईसीयू में। आप आनिया के पास रुकिए प्लीज़। मीर यामीन अबरीश से कहता वहाँ से चला गया। अबरीश ने उसे वापस बिठाया। मम्मा वो ठीक। रोने के सबब वो बोल ना पा रही थी। पहले रोना बंद करो आना, मेरी बेटियाँ कमज़ोर नहीं, समझी आप? अबरीश ने दिल बड़ा करते आनिया को हौसला दिया और उसके आंसू पूंछे। अरूश वहाँ से इब्तिसाम के ऑफिस की जानिब बढ़ी। अल्लाह पे भरोसा रखो और दुआ मांगो, वो सब मुश्किलों को हल करने वाला है, सब आसानियाँ वहीं पैदा करने वाला है। बस मेरा बच्चा सब्र से काम लो। आनिया को रोते रोते हलकान होते देख अबरीश का दिल बुरी तरह दुख रहा था, जबकि डॉक्टर्स अभी तक कुछ भी नहीं कह रहे थे। रात के सन्नाटे में 25 जवानों का दस्ता इब्तिसाम की सरपरस्ती में सुल्तान के अड्डे की तरफ मूव कर रहा था। आज सुल्तान की सांसें बंद करने का दिन था। स्पाई गर्ल अपना रास्ता खुद बनाती उन सब के साथ साथी थी। ब्लूटूथ के ज़रिए उसका राब्ता इब्तिसाम से था। वो सुल्तान के अड्डे के करीब पहुंच चुके थे। गुनाहों की दुनिया का बादशाह, आज इंतकाम और तेरा इख्तिताम एक साथ इंशाल्लाह, इब्तिसाम ने दिल ही दिल में कहा और तमाम जवानों को फैल जाने का इशारा किया और आगे बढ़ने का इशारा करते खुद भी पेशकदमी करने लगा। एक एक करके सुल्तान के आदमियों को मौत के घाट उतारना शुरू ही कर दिया था। जो वहाँ ड्यूटी पे थे एक एक करते सबको मौत की नींद सुला रहे थे। फौजी जवान, सर आगे सुरंग की तरफ मूव करें, अरबाज ने सवाल किया। इब्तिसाम का शान से भी मुसलसल राब्ता था। पहले नूरे जहाँ को हिरासत में लेना है ताकि सुल्तान कोई चालाकी करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, और फिर शान की मदद से वो नूरे जहाँ तक पहुँच ही गया वो उसे अपनी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन सुल्तान के एक आदमी ने उन्हें देख लिया। उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे सुल्तान अपने आदमियों समेत अलर्ट हुआ था। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ और जब सुल्तान को इब्तिसाम की गन से निकली गोली लगी
तो वो बाजू पकड़ता तड़प के पीछे हुआ। इब्तिसाम ने उनका दम टूटता देखा था। माइक लेते उनको ललकारा, सुल्तान, अगर ज़िंदा बचना चाहते हो तो ख़ुद को हमारे हवाले कर दो, वरना आज तुम्हारी मौत यकीनी है। इब्तिसाम की आवाज़ वहाँ गूंजी तो सुल्तान ने अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाया। मुंह से थूक फेंका तो उसमें से खून शामिल था। कहाँ गलती कर गया हम, जो ये पहुँच गए हम तक? किसने धोखा दे दिया? सुल्तान दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा अपनी गन पे गिरफ्त मजबूत की। सुल्तान, खुद को हमारे हवाले कर दो तो यही बेहतर है, वरना ये जान लो आज तुम्हारा आखिरी दिन है। वो जानता था उसके काफ़ी सारे आदमी मर चुके थे और ये एजेंसी के बंदे उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, कोई भी नहीं जानता था। इसलिए सुल्तान ने लड़के मर जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। इसलिए गन पे अपनी गिरफ्त मजबूत करता वो अंधाधुंध फायरिंग करता चला गया। लेकिन इब्तिसाम या किसी और ने फायरिंग ना की। उनका इरादा उसे ज़िंदा पकड़ना था और इबरत का निशान बनाना था। स्पाई गर्ल छुप के ताक लगाए बैठी थी। वो बस मौके की तलाश में थी, जबकि ज़ख्मी होने के बावजूद सुल्तान के कई आदमियों को उसने मार गिराया था। सुल्तान की गन में गोलियां एंड हो गई। ओ आशिक, गन फेंक, सुल्तान ने थक के बैठे आशिक से कहा, जबकि सुल्तान बिल्कुल सामने खड़ा था, जैसे मरना ही आज उसका मुकद्दर है और वो मुकद्दर से लड़ना भी नहीं चाह रहा था। आशिक ने कुछ देर सोचा और फिर अपने हाथ में पकड़ी गन सुल्तान की तरफ उछाली, जो सुल्तान के हाथ की बजाय ज़मीन पर जा गिरी। सुल्तान ने आगे बढ़ के उठाना चाहा कि एक गोली ने उसके हाथ पे अपना निशान छोड़ा। वो तड़प ही गया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। वो बीचों बीच बैठा दर्द से कराह रहा था। सामने पड़ी गन वो उठा नहीं पा रहा था। बेबसी ही बेबसी थी। तड़पते हुए दूसरे हाथ से उठानी चाहिए कि एक और फायर हुआ, जो उसके दूसरे हाथ की पुश्त पे अपना निशान छाप गया। अब वो दोनों हाथों से ही माजूर होता वहीं गिर गया। इब्तिसाम उसके सामने आया। हवा का तेज़ झोंका इब्तिसाम को छू के गुजरता सुल्तान पे दहशत तारी कर रहा था। एक एक करके सब जवान सामने आ रहे थे इब्तिसाम को कवर करते हुए, लेकिन बहुत से अपनी पोजीशन पे अभी चुकन्ना खड़े थे। क्या हुआ, आज तकलीफ़ कुछ बढ़ नहीं गई? इब्तिसाम ने नफरत से कहा। तू मेजर, बहुत गलत किया तूने, सुल्तान से पंगा लेके। बुरी हालत में होने के बावजूद सुल्तान धमकी देने से बाज न आया था। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इब्तिसाम ने मजाक उड़ाते नफरत और हकारत से कहा, लगता है बेटे की मौत ने तुझे पागल कर दिया है, जो यहाँ चला आया अपनी मौत को दावत देने। सुल्तान ने फिर से खून थूका था। मेरा बेटा बहादुर, नड्डर और बेबाक है और सच्चा मुहिब वतन, इसलिए किसी भूल में मत रहना कि तुझ जैसा नामर्द उसे मार सकता है। डैड, वो आपको ट्रैप कर रहा है, उसके करीब मत जाइए। ब्लूटूथ से हानिया की आवाज़ इब्तिसाम के कान में पड़ी। जानता तो वो भी था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहा था कि इतने में सुल्तान ने ज़ख्मी बाजू से एक चाकू अपनी टांग की साइड से निकालते इब्तिसाम को होस्टेज बनाया था। खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा तो, वरना ये मेजर जान से जाएगा। सुल्तान में जैसे बहुत सारी जान भर गई थी। हानिया छुप के बैठी ये सब देखती दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ती महसूस कर रही थी। इब्तिसाम बिना किसी डर के सुल्तान की नज़रों में देखता मर मिटने को तैयार खड़ा था। अपने भाई को मारा तुमने? इब्तिसाम की आवाज़ गूंजी। सुल्तान ने हैरत से उसे देखा। मेजर हमज़ा हयात मिर्ज़ा, दोस्त था वो मेरा, आज से कई साल पहले। वरासत हासिल करने के लिए तुमने अपने ही भाई की जान ले ली। इब्तिसाम ने सख्त गुस्से से लब भेजते कहा था। सुल्तान को यकीन न आया कि ये राज जो हमज़ा के साथ दफन हो गया था इब्तिसाम कैसे जानता था। लेकिन नहीं, तो उसके बेटे को नहीं मार सकते। इब्तिसाम ने अफसोस से कहा। वो मर चुका है उनके साथ। सुल्तान ने हवा में तीर छोड़ा। आज तुम्हारी नया हिस्सी हमज़ा के बेटे ने डबोई है। आहान हमज़ा हयात मिर्ज़ा वापस आएगा और अपना हक़ विरासत वापस लेगा। कहते हुए इब्तिसाम ने उसे ज़ोर से पुश किया। वो नीचे जा गिरा। सुल्तान ने हाथ में पकड़ा चाकू पूरी कुव्वत से इब्तिसाम की तरफ उछाला। इससे पहले कि चाकू इब्तिसाम के दिल में पेवस्त होता, हानिया जंप लगाती बीच में हायल हुई। चाकू सीधा उसके बाजू में जा लगा। ये सब इतना अचानक हुआ था कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका ही ना मिला। हनी गुड़िया, इब्तिसाम उसकी बाजू से खून निकलता देख तड़पा था। आज कितने अरसे बाद इब्तिसाम ने उसे बचपन के नाम से पुकारा था, बाबा। हानिया की आंखें नम हुई। बाप को देखते वो पुरसुकून थी कि उसका बाप सही सलामत है। सुल्तान को जवानों ने अपनी हिरासत में ले लिया। उसके साथ कई आदमी भी पकड़े गए। उसके अड्डे से 30 के करीब लड़कियां और 50 के करीब छोटे बच्चे बाजियाब कराए गए थे। सब कुछ उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया था और तूफ़ान की तरह वो जो वहाँ आए थे, आंधी की तरह सब बहा के ले गए। अब वहाँ बिल्कुल खामोशी थी, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। बस लाशें थीं उन आदमियों की जिनको ठिकाने लगाते फौजी शेर जवान हवा किसी तेज़ी रफ्तारी दिखा रहे थे, और अब वहाँ किसी का भी नामो निशान न था। 1 साल बाद
वक्त का काम है चलते रहना, ये किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ अच्छी यादें दे जाता है तो कुछ बुरी, कुछ ज़ख्म ऐसे दे जाता है जो वक्त गुजरने के साथ मनमिल होने की बजाय मज़ीद गहरे हो जाते हैं। नूर फातिमा सबको मिल गई थी, सबसे मिल के वो बहुत रोई थी। उसका दर्द फिर से उजागर हुआ था, लेकिन माँ बाप ने संभाल लिया था। मीर हादी जो इतने अरसा से बहन की तलाश में था, लेकिन जब मिलने का वक्त हुआ तो एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो 1 साल से कोमा में था। ये अजियत किसी के लिए भी बर्दाश्त करना सुहाने रूह था। वो बच तो गया था, लेकिन दिमाग के एक ख़ास हिस्से पे लगने की वजह से वो गहरी नींद में चला गया था। उसका ट्रीटमेंट 1 साल से चल रहा था। डॉक्टर्स पूरी उम्मीद थे, जबकि आनिया को पूरा यकीन था कि एक दिन मीर हादी ज़रूर उठेगा। उसकी गोद में उसका छोटा सा 6 माह का बेबी था जो सबकी आंखों का तारा था। कशिश तो उसे देख देख जीती, जबकि मीर यामीन की तो आंखों का तारा था मीर गुलफाम। उसी तरह पीरज़ादा मेंशन में भी वो सबको अजीज़ था। उस 1 साल ने उनसे दादाजी और अब्बी जान जैसे रिश्तों को खो दिया था। दागे मफारगत दे गए थे, सभी ज़िंदगियों में मूव ऑन कर गए थे। अबरिश और इब्तिसाम के बीच की सारी गलतफहमी ख़त्म हो गई थी, लेकिन गिले शिकवे आज भी वैसे ही थे। उनकी नोकझोंक अब सब घर वाले ही सुनते थे और उन्हें एक साथ देख सभी अब खुश थे। इब्तिसाम ने विरासत के असल हकदार अपनी बेटियों के नाम कर दी थी। आहान उनका सगा बेटा तो ना था, लेकिन बेटे से भी बढ़ के था। मोहब्बत चाहत अपनी जगह, लेकिन यह भी सच था कि वो विरासत का हकदार ना था। उसकी बेटियां ही उसकी विरासत की हकदार थी। उसने सिर्फ आहान को इतने साल बचाए रखने के लिए झूठ बोला था, लेकिन 1 साल हो गया था। कोई नहीं जानता था वो कहाँ है, जिंदा है भी या उसने किसी से भी राब्ता ना किया था। जहाँ सब आगे बढ़े थे वहीं हानिया रुक गई थी। वो उस एक लम्हे की जद में थी जब उसने आहान की बात मान के गाड़ी से जंप किया था। वो उस लम्हे को पछता रही थी आज भी। वो उसके हसार से आज तक बाहर ना निकली थी। उसने हंसना बोलना छोड़ दिया था, सबसे बस ज़रूरत की हद तक बात करती थी। बस अगर कोई उसे बुलवा सकता था तो वो मीर गुलफाम था, उसका शहज़ादा, जिससे वो अपने दिल की सारी बातें किया करती थी। उसकी जान बसती थी इसमें, जबकि अबरिश उसे उस हाल में देख बस करती थी। उसकी बेटी रोग लगा बैठी थी खुद को, इश्क का रोग जिसका कोई इलाज ना था। अबरिश को अपना वक्त याद आ गया जब इब्तिसाम के लिए भी यही कहा गया था कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। कितना रोई थी वो और कितना इंतज़ार किया था उसने। आज अपनी ही बेटी को अपनी ही जगह खड़ा देख वो बहुत दुखी थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो बहुत कुछ सोच रही थी। एक तरफ वो इब्तिसाम को मुतमईन देख परेशान थी, तो दूसरी तरफ रोज़ ही रोज़ गम में घुलती बेटी को देख अफसुर्दा थी। क्या इब्तिसाम को बेटी का गम नज़र नहीं आता? एक ये सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था, और आज उसने पक्का इरादा कर लिया था इब्तिसाम से बात करने का। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, अबरिश उसकी जानिब बढ़ी। मैंने एक फ़ैसला किया, फ़ौरन से सीने पे हाथ बांधे इब्तिसाम को घड़ी उतार के रखते देख तीखे अंदाज में कहा। अच्छी बीवियां शौहरों के थके हारे घर आने पे चाय पाने का पूछती है, एक आप हैं मुझे फ़ैसले सुना रही हैं? इब्तिसाम ने मुस्कुराते हुए कहा। जब बाप बेटियों को फरामोश कर दे तो कुछ फ़ैसले माओ को लेने पड़ते हैं। अबरिश की बात पे इब्तिसाम की मुस्कुराहट में ढले लब सुकड़े। क्या मतलब? कुछ गुस्सा उद कर आया। मैंने हानिया की शादी का फ़ैसला किया। गहरा सांस खारिज करते अबरिश ने कहते इब्तिसाम के चेहरे के तासुरात नोट किए। अच्छा, तो अब आपने ये स्कीम नई सूझी है मुझे टॉर्चर करने की? नफ़ी में सर हिलाता वो अबरिश को तपा गया। इसे मजाक मत समझिएगा इब्तिसाम पीरज़ादा, मैंने रिश्ता भी देख लिया और कल वो आ रहे हैं रिश्ता पक्का करने। अबरिश ने अपनी तेज़ी दिखाई। जब आप सारा कुछ तय कर चुकी है तो मुझे ना भी बताती तो कुछ नहीं जाना था। आगे कभी आपके फ़ैसले से इनहराफ किया जो अब करता? सरसरी अंदाज अपनाता वो मीठा सा तंज करते कोट उतारता एक तरफ रखता। अब कफ के बटन खोल रहा था। बाप है इसलिए इन्फॉर्म कर रही हूँ, कल घर पे ही रहिएगा, शाम 4 बजे वो लोग आएंगे। अबरिश ने अल्टीमेटम दिया। जो हुक्म मादाम। इब्तिसाम सर तस्लीम खम रखता बाथरूम में घुस गया। ऐसी भी क्या लापरवाही, बंदा थोड़ा इंटरेस्ट ले लेता है, बेटी की ज़िंदगी का मामला है, बंदा क्यों इतनी लापरवाही ज़ाहिर कर रहा है? खैर कोई बात नहीं, मैंने भी चूहा बल से नहीं शेर खचार से बाहर ना निकाला तो मेरा नाम भी अबरिश इब्तिसाम पीरज़ादा नहीं। अबरिश प्लानिंग करती मुस्कुराई थी। मम्मा प्लीज़ डोंट डू दिस। हानिया आहान के रूम में बैठी इस वक्त कर्ब से आंसू बहा रही थी। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी अबरिश के फ़ैसले पे, लेकिन वो बेबस थी। किस आस पे वो इनकार करती? उसका सब कहना बेकार था।
1 साल बहुत होता है किसी का इंतज़ार करना, वो भी 1 साल से इंतज़ार में थी। वो तो सारी ज़िंदगी उसके इंतज़ार में गुजार सकती थी, लेकिन यहाँ अबरिश ने उसकी एक न चलने दी। उसकी लाखों तावीलों के बाद भी उसे हाँ मानते ही बनी, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी, बिखर रही थी। आहान की तस्वीर को सीने से लगाए कर्ब से आंखें मूंद गई थी। ज़िंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, आए तो कभी फिर जाए न रब्बा। देने हो अगर मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए न रब्बा। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा। गुलफाम मेरा बच्चा, देखिए ये आपके बाबा। बोले बाबा? आनिया का रोज़ का मामूल था, वो मीर गुलफाम को सुबह सुबह ही तैयार करके हॉस्पिटल ले आती थी और बहुत सारा वक्त मीर हादी के साथ गुजारती थी। वो 6 माह का नन्हा सा गुलफाम, उसकी किलकारियाँ आनिया को जीने का हौसला देती थी। अक्सर उसकी आंखें आंसुओं से भरी रहती थी। वो हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ मीर हादी की बेहोश वजूद को देखने उससे बातें करने आ जाती थी। वो बेसुधो हरकत पड़ा था, लेकिन आनिया जानती थी वो सुन रहा है, वो महसूस कर रहा है और एक दिन आंखें भी खोलेगा। कुछ ही देर में कशिश और नूर भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। नूर बहुत हद तक खुद को संभाल चुकी थी। अपनी जान से अजीज़ भाई को देख वो भी करती और रोती थी, लेकिन आनिया को हौसला हिम्मत देती रहती थी। आनिया उस छोटी सी लड़की के अंदर इतना हौसला देख खुद भी हौसला रखे हुए थी। उस बेचारी ने इतने दुख देखे थे, उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं आ रही थी। रब की रहमत से मायूस नहीं हुई थी और खुश रहने की हर मुमकिन कोशिश करती। तो आनिया क्यों नाशुक्री करती? अल्लाह ने उसे इतना प्यारा बेटा दिया, वो जितना अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करती कम था। भाभी ये देखिए तो, इसे डिम्पल पड़ता है मेरी तरह जब ये मुस्कुराता है। मैंने तो आज देखा। नूर खुशी से चहकी थी। हाँ ना, अपनी फुफ्फो जानी पे गया है ना। वो दोनों मज़े से अब बातें कर रही थी, जबकि मीर गुलफाम नूर की गोद में चहक रहा था। कशिश मीर हादी के सरहाने बैठी उस पर कुरानी आयत पढ़ के विर्द कर रही थी और फिर सूरत रहमान की तिलावत करने लगी। यह उनका रोज़ का मामूल था। सभी तिलावत खामोशी से सुनते थे और दिल ही दिल में अल्लाह की रहमतों के ख़जानों का शुक्र अदा करते थे। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को ठुकराओगे? अरबी मतन की इन आयात के अल्फाज की बाज़गश्त पे आनिया और नूर दोनों ही ज़ारो कतार रो देती। दोनों ही एक दूसरे की गम गुसार और सहेलियाँ बन गई थी। अच्छा बच्चे, अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं, शाम को चक्कर लगाते हैं। आज दावर भाई और किरण की फ़्लाइट है, इतने अरसे से कोशिश में लगे हैं लेकिन आ नहीं पाए। अपना और मीर हादी का ख्याल रखना। एक बार फिर से मीर हादी की जानिब देखती उन्होंने आनिया का माथा चूमा था। भाभी मैं इस गोलू मोलू को ले जाऊं? नूर ने फरमाइश की। आज काम होगा, घर पे तो मामा का हाथ बटा लो लड़की, उसे मैं देख लूँगी। आनिया ने प्यार से उसकी नाक दबाई। मुझसे रहा ही नहीं जाता इसके बिना। नूर ने मस्कीनी सूरत बनाई। आज सब्र कर लो मेरी जान, मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी करो। नूर जाते लम्हे गुलफाम को ढेर सारा प्यार करती गई थी। आनिया ने गहरा सांस खारिज करते मीर हादी के पहलू में जगह बनाई और गुलफाम को वहाँ लेटा दिया और दूसरी तरफ से तकिए रख के हिफाजती हसार बनाया कि मोबाइल पे बप हुई तो वो चौंकती हुई कॉल रिसीव कर गई। दूसरी तरफ हानिया थी। कैसी हो? उसकी मुसलसल खामोशी को आनिया ने महसूस किया तो खुद ही पूछ लिया। दोनों के बीच नाराज़गी की दीवार गिर गई थी। बहनें थी और दुख भी साझे थे। मम्मा ने रिश्ता तय कर दिया है। आंसुओं में घुली आवाज़ कानों से टकराई। आनिया की तो आंखें ही हैरत से फैल गई। क्या कह रही हो? किसके साथ? आनिया अपनी जगह से उठते हुए बोली। उसी लम्हे गुलफाम ने अटखेलियाँ करते रुख मीर हादी की जानिब मोड़ा। कबीर, हानिया बोलते हुए जिस मुश्किल का शिकार हो रही थी ये बस वहीं जानती थी। अच्छा फ़िक्र मत करो, मैं मम्मा से बात करती हूँ, वो ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करे तुम्हारे साथ। अपनी बातों में मगन वो भूल गई कि मीर गुलफाम बाप की हथेली को थामे अब उसकी उंगलियों के साथ खेल रहा था। मीर हादी का हाथ कांपा था। तभी आनिया की नज़र उस पर पड़ी थी। आपी, वो फैसला कर चुकी है और डैड भी खामोश हैं। मैं क्या करूँ? मैं हान की जगह किसी को नहीं दे सकती। मेरा दिल कहता है वो वापस लौटेगा। हानिया के लहजे का दर्द आनिया को अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। बस मेरी जान, रोना नहीं, मम्मा को मैं समझाऊंगी। तुम रोना बंद करो, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी अपनी बहन के साथ। आनिया ने पुरज़म अंदाज से कहा। हानिया ने आंसू साफ किए। कॉल बंद करती वो वापस आहान की तस्वीर लेके बैठ गई। एक इश्क लामतनाही का कर्ब वो अपने उसके हिस्से में डाल गया था। वो लड़की सांसें है मेरी, उसके वजूद से उसकी रूह तक मैं उसके अंदर तहलील हुआ हूँ। आहान मिर्ज़ा की जान है वो लड़की, समझी तुम? वो तो आज तक इन लफ्ज़ों के हसार से ना निकली थी, आगे क्या बढ़ती? हान प्लीज़ वापस लौट आओ। एक दर्द लाहासिल था। वो वहीं बिस्तर पे नीम दराज हुई थी और किसी ने कैमरे की आंख से बहुत फुर्सत से ये सब देखा था।
और लैपटॉप बंद करता आंखें मूंद गया था। चेहरे पे एक दिलफरेब मुस्कुराहट थी। आनिया कॉल बंद करते वापस मुड़ी और मीर गुलफाम को उठाया, लेकिन उसका हाथ मीर हादी के हाथ में जकड़ा हुआ था। आनिया का दिल जोरों से धड़का। आनिया ने फिर से हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन हाथ मजबूती से थामा हुआ था। आनिया की आंखें पानियों से भर गई। वो मीर हादी के चेहरे की जानिब देखने लगी। उसकी पलकें लर्जी थी और यही आनिया की बस हुई थी। फ़ौरन से गुलफाम को वापस लेटाया, अपनी आंखों की नम गोशों को साफ किया। गुलफाम ने बाप की तरफ रुख करते मजीद अपने और उसके बीच के फासले मिटा रहा था, जबकि आनिया नम आंखों से मुस्कुराते हुए ये मंजर मोबाइल की आंख में कैच कर रही थी कि इतने में मीर यामीन डॉक्टर के साथ अंदर दाखिल हुआ और ये मंजर देख रुक गए। मीर हादी की आंखों की जुम्बिश किसी से छुपी न रह सकी। आनिया ने इशारा करते हुए बताया कि मीर हादी रिकवर कर गए। मीर यामीन ने बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया। डॉक्टर ने मीर हादी का चेकअप किया और उन्हें खुशखबरी सुनाई। मुबारक हो, इट्स अ मिरेकल, ही इज़ इनकॉन्शियस नाउ। डॉक्टर ने मीर यामीन को गले लगा के खुश होते बताया। वहीं मीर यामीन ने नम आंखों से आनिया के सर पे शफकत का हाथ रखा। डॉक्टर मीर हादी के पास आया और उसे उठने का कहा। मीर हादी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अपनी आंखें खोलिए प्लीज़। डॉक्टर ने 1 2 3 मरतबा उस पर एक जुमला ही दोहराया, लेकिन मुकाबिल खामोश ही रहा। तीनों परेशान हुए। आनिया ने गुलफाम को मीर हादी के सीने पर लिटा दिया। वो हाथ इधर उधर मारता बाप को देखता मुस्कुराने लगा था कि उसी असना में मीर हादी की आंखें नीमवा हुई और उसके पास खड़े सभी की जान में जान आई थी। गुलफाम अब अटखेलियाँ करता मीर हादी के सीने पे आ गया था और चेहरे के साथ चेहरा मस करता वो मीर हादी की नाक को चूसने लगा। साथ में उसकी मुस्कुराहटें देखने वाली थी। आनिया ने मीर गुलफाम को अपनी गोद में उठाया। मीर हादी के चेहरे के तासुरात कोई समझ ना पाया कि वो क्या महसूस कर रहा है। उनने बाहर जाने का कहते डॉक्टर उसका मुआयना करने लगे। मीर हादी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। सभी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। कुछ ही देर में मीर हादी से सबको मुलाकात की इजाज़त मिल गई थी। वो बारी बारी उससे मिलने लगे। मीर यामीन ने मीर हादी को गले से लगाया। आपने तो डरा ही दिया था, भला इस तरह करता है कोई? गिला शिकवा भी करते उनकी आंखें नम हुई। फिक्र ना करिए, अब ठीक हूँ मैं। मीर हादी ने अपनी तरफ से उन्हें तसल्ली दी, जबकि वो कमज़ोरी के ज़ेरे असर था। 1 साल से वो मशीनों में जकड़ा हुआ ज़िंदगी की रम्ज़ भूल गया था। बमुश्किल बाप के सहारे वो उठ के बैठा था और आनिया की गोद से गुलफाम के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे। आनिया ने नम आंखों से गुलफाम को मीर हादी की गोद में दे दिया। वो बाप की गोद में आता ही खुशी से अटखेलियाँ करने लगा। मीर हादी उसे जैसे देख के फिर से जीने की उमंग ले उठा था। धीरे से उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करता वो उसकी आंखें मूंदे महसूस कर रहा था। उसे सीने से लगाए एक नज़र आनिया को देखा। हाथ बढ़ा के उस पागल को रोते हुए अपने पास बुलाया। थैंक यू आन, इतना प्यारा तोहफा देने के लिए, दिल से कहता वो आनिया को सरशार सा कर गया। मीर यामीन डॉक्टर से बात करने के लिए बाहर निकला। ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते अब उनका इरादा मीर हादी को घर ले जाने का था। दोनों के बीच खामोशी छा गई थी। बस मीर गुलफाम की ऊँ आँ की आवाज़ें आ रही थी। मीर हादी गुलफाम के नन्हे नन्हे हाथों से खेल रहा था। आन, जानती हो इसकी स्माइल किस पे है? यूं ही कहते कहते वो सोचों में डूबता उभरा। नूर फातिमा के जैसी, आनिया ने यकीन से कहा। तुम जानती हो नूर फातिमा? मीर हैरान हुआ। एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपका वेट कर रहा है घर पे। आनिया उसके कान के पास झुकती धीरे से सरगोशी कर गई। उसका यूं करीब आना मीर को खुशगवार हैरत में डाल गया था। शाम तक डॉक्टर से इजाज़त लेते वो घर के लिए रवाना हो गए थे। मीर हादी आसमान की जानिब देखते साथ बैठी आनिया के हाथ में अपना हाथ रखता पुरसुकून सा हुआ। उसकी गोद में मीर गुलफाम सो रहा था। मीर हादी को लगा वो बहुत लंबे अरसे तक सोता रहा। घर में अभी मीर यामीन ने किसी को इत्तला नहीं दी थी। वो सबको सरप्राइज़ देना चाहता था। मीर विला में दाखिल हुए तो सामने सब मौजूद नजर आए। किरण और दावर अपने बच्चों समेत मौजूद थे। वो सब हॉस्पिटल मीर हादी से मिलने का इरादा रखते थे, लेकिन मीर ही खुद अपने पैरों पे चलता हुआ आता देख सभी हैरत से अपनी जगह उठ खड़े हुए। हादी, कशिश की रोती आवाज़ कानों से टकराई तो मीर हादी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट उभरी। उसने बाहें वाह की थी अपनी माँ के लिए। कशिश 1 मिनट की देरी किए बिना उसके सीने से जा टकराई। उसे छू के एहसास महसूस कर रही थी कि वो उसके सामने है। कोई ख्वाब नहीं, आंसू थे कि रुकने का नाम ना ले रहे थे। आप ठीक हो गए मेरे हादी? माँ के लिए औलाद क्या होती है ये कोई एक माँ से ही पूछे। मुझे ठीक होना था माँ, आपके लिए, सब के लिए। माँ को बाहों के आसार में लिए वो बारी बारी सबसे मिलने लगा। दरवाजे के पास खामोश खड़ी नूर फातिमा अंदर का मंजर देखती आंखों में आंसू ले अपने भाई को वापस अपने पैरों पे खड़ा देख इंतहाई खुश थी।
अचानक ही नज़र नूर फातिमा पे उठी तो पलटना भूल गई। हर तरफ खामोशी सी छा गई। मीर हादी सबको एक तरफ छोड़ता आंखों में आंसू लिए बहन की तरफ पेशकदमी की। उसको अपने सामने देख मीर हादी फरते जज्बात से कुछ बोल ना पाया। उसे अपने सीने से लगाया तो बस तड़पते सुलगते दिल को करार आ गया। सभी की आंखें अश्कबार थी। बहन भाई का अनमोल प्यार देख सभी खुश थे। कैसा लगा सरप्राइज़? आनिया ने पास होते मीर हादी के कान में कहा तो वो नम आंखों से उसे देखता मुस्कुरा दिया। आनिया ही तो उसकी ज़िंदगी का एक महकता जुगनू थी जो उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाई थी। वो दुल्हन बनी बैठी थी। आज उसका निकाह था। वो पूर सजी थी, सर ता पाँव। एक अलग ही रूप आया था उस पे। आईने में खुद को यूं सजा सवरा देख वो तड़प रही थी। ये सब तैयारियां आहान के लिए नहीं, किसी और के लिए थी। जैसे सोचते उसे अंदर ही अंदर मलाल घेर रहा था। वो अपने हाथों पे लगी मेहंदी को देखती। अब दिल का दर्द संभाले नहीं संभाल पा रही थी। मीर हादी के वापस आने पे एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में सभी आए थे और कबीर भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ मौजूद था। सभी बहुत अच्छे से उसे मिल रहे थे जबकि उसकी नज़रें बस हानिया का तवाफ़ कर रही थी और वो तो बस एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए वहाँ मौजूद थे। सबसे नज़रें बचा के वो एक गमगोशे पे आके बड़ा जमान हुई और स्टेज पे आनिया को उसकी छोटी सी मुकम्मल फैमिली के साथ देख दिल ही दिल में उनकी दायमी खुशियों की दुआ मांगने लगी। एक हवा का तेज़ झोंका उसे छू के गुजरा। हानिया का दिल ज़ोर से धड़का। हानिया को लगा जैसे वह यहीं कहीं हो, उसे देख रहा हो, मुसलसल उसकी नज़रों का मरकज़ हो। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा। और फिर चटपट फैसला हुआ और आज उसकी शादी थी। बिना किसी तासुर के वो बस अपने हाथों पे लगी मेहंदी को देख रही थी कि अबरीश अंदर दाखिल हुई। अल्लाह मेरी बच्ची को नज़रे बद से बचाए। नज़र तो लग गई है मामा, आपकी बेटी की खुशी कबीर नहीं है, आहान है, आप जानती हैं, फिर भी आप। हानिया माजी को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करो। 1 साल बहुत होता है किसी का इंतज़ार करते, अब आगे बढ़ो, सख्ती से कहते वो उसका दुपट्टा ठीक करने लगी। मम्मा, डैड भी इसी तरह एक दिन कहीं चले गए थे, सब ने कहा वो नहीं रहे, तो क्या आपने उनका इंतज़ार करना छोड़ दिया या किसी और के साथ आगे? हानिया क्या बोले जा रही हो, होश में तो हो। अबरीश उसकी बात सख्त नागवार गुजरी। सॉरी मामा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं आहान मिर्ज़ा की थी, हूँ और उसी की रहूँगी। आप सिर्फ एक जिंदा लाश की शादी कर रहे हैं, आपकी खुशी इसी में है ना, तो ठीक है, आइए, देर किस बात की, जब सूली पे चढ़ना ही है तो। कहते हुए तलखी से दरवाज़ा खोलती वो बाहर आई। सभी को ऊपर रेलिंग से देखते वो बेतासुर अंदाज में नीचे उतरी। सामने ही कबीर खड़ा था जिसके चेहरे पे एक दिल फरेब मुस्कुराहट थी। हुए बेचैन पहली बार, हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। अगर इकरार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, बड़ा मुश्किल है दिल को समझाना। हानिया ने रुख फेरा। इस वक्त सभी उसकी हालत देख चुप थे। अंदर ही अंदर वो डर भी रहे थे कि वो अचानक से क्या रिएक्ट करती है भी तो जज्बाती थी वो। मन ही मन में सिर्फ आहान था, उसके अंदर बाहर बस वही था। तसव्वुर के हंसी लम्हे तेरे एहसास करते हैं, तेरा जब जिक्र आता है तो मिलने को तड़पते हैं। हमारा हाल ना पूछो, ये दुनिया भूल बैठे हैं, चले आओ तुम्हारे बिन, न मरते हैं न जीते हैं। सुनो अच्छा नहीं होता किसी को ऐसे तड़पाना। आंखें झट से खोलती वो ख्यालों से निकलती अबरीश की जानिब मुड़ी। कहाँ है मौलवी साहब, बुलाइए उन्हें और करवा दे इस लाश का निकाह। हानिया की सख्त आवाज़ पे सभी ने हैरत से उस दिलरुबा हसीन दुल्हन को देखा। हनी, आनिया ने आगे बढ़ के उससे बात करनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं हमदर्दी के बोल बोलने की, उंगली उठा के वार्न किया। मैं सब समझती हूँ, अब मज़ीद कुछ नहीं सुनना, करिए जो करना है, मैं तैयार बैठी हूँ। कहते हुए आंसू साफ किए कि उसी लम्हे मेन से गेट से एक शख्स को अंदर आता दिखाई दिया। सभी की नज़रें उस जानिब उठी थी। फलक से पूछ लो, चाहे गवाह ये चांद तारे हैं, न समझ अजनबी सदियों से हम तो बस तुम्हारे हैं। आहान की आम पे जहाँ सभी के चेहरे अंदरूनी खुशी से खिल उठे थे, वहीं हानिया की आंखें नम हुई थी। एक बेयकीनी सी थी नज़रों में। मोहब्बत से नहीं वाकिफ़, बहुत अनजान लगती हो, हमें मिलना ज़रूरी है, हकीकत ना समझती हो, कोई कैसे समझ पाए किसी के दिल का अफसाना। आहान ने उसके आंसू उंगलियों के पूरों से छुए जो यकटिक उसे ही देखती जा रही थी। और आहान का ये दीवानापन देखता अंदर ही अंदर कितना सरशार हुआ था। वो किसी से कह नहीं सकता था, वो उस लड़की को तस्खीर कर चुका था। मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना, अगर इकरार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है
दिल को समझाना। हानिया आगे बढ़ते आहान के सीने से जा लगी और बेतहाशा रो दी। आहान ने उसे अपने सीने से लगाए खुद में भींचा। सभी की आंखें अश्कबार थी। उन्हें यकीन न आ रहा था हानिया आहान से इतनी मोहब्बत कर सकती है। हर वक्त की लड़ाई झगड़े आज मोहब्बत में बदल ही गए थे। अबरिश इब्तिसाम के पास आई। उसके चेहरे पे भी दिलकश मुस्कान थी। इब्तिसाम ने उसे अपने साथ लगाया। आपने साबित कर दिया कि आप इब्तिसाम पीरज़ादा की बीवी हैं। इब्तिसाम ने उसके माथे पे बोसा दिया था। शेर को खचार से निकालने के लिए ये सब नाटक ज़रूरी था। अबरिश ने आंख विन करते कहा, ये सब प्लानिंग थी आहान को सामने लाने की। अबरिश इब्तिसाम के इत्मीनान को देख समझ चुकी थी कि हो ना हो आहान जिंदा है। वो जानता है, लेकिन सबके सामने आहान को लाने के लिए उसने ये ड्रामा रचाया। आनिया जो हानिया के हक़ में माँ के आगे बोली, माँ की प्लानिंग को दाद दिए बिना न रह सकी और खामोश तमाशाई बन गई। आहान सबसे मिलता दुआएं लेने लगा। वो 1 साल बाद वापस लौटा था, जबकि इब्तिसाम से तो वो एक पल को भी जुदा ना हुआ था। आई एम सॉरी अबरिश माँ, थोड़ा सा लेट हो गया आने में, एक कान को छू के कहता। वो अबरिश को बहुत भाया। बहुत बदमाश हो तुम दोनों बाप बेटा, लेकिन मैंने भी साबित कर ही दिया, मेरा नाम भी अबरिश है। अबरिश ने उसके बाल ख़राब किए थे। बोझल फिजा एकदम से खुशगवार तासुर में बदली थी। अब स्टेज पे एक दूसरे का हाथ थामे हानिया और आहान खड़े थे, जबकि कबीर मुस्कुराता उनके पास आया, उनको मुबारकबाद देने लगा। सॉरी यार, अब तक जो भी हुआ एक एहसास हुआ है कि मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं। आज इस लड़की को तुम्हारे साथ खुश देख मेरा दिल भी पुरसुकून है, कबीर ने दिल से कहा था, जबकि आहान ने मज़ीद किसी के हानिया का हाथ थाम लिया था, जैसे ही उसी की हो और कोई ना देखे उसे। मीर हादी उनके लिए बहुत खुश था। दे डिज़र्व टू ईच अदर। दूसरी जानिब अपनी बहन को देखा तो एक किसक सी उठी। अल्लाह ने मेरी बहन के नसीब में भी कोई जोड़ लिख दिया होगा, अल्लाह उसकी खुशियाँ वापस लौटा दे। मीर ने दिल से बहन के लिए दुआ की। मीर, इनसे मिलिए, ये फैसल हैं, आर्मी में डॉक्टर हैं। आनिया ने फैसल का तारुफ करवाया। हमारी नूर फातिमा को ज़िंदगी की तरफ लाने में सबसे अहम किरदार इनका ही है। पूरा तारुफ करवाया तो मीर चौंका। फिर से उस बातें करने के दौरान मीर हादी को एहसास हुआ वो नूर को पसंद करता है। अगर नूर के लिए जैसा काबिल और दिल का खूबसूरत इंसान का जोड़ हो तो खुश नसीब होगी मेरी बहन। हादी दिल ही दिल में सोचता मुस्कुराया था। रूम में आते ही आहान ने डोर लॉक किया और अपनी जंगली बिल्ली के पास आया। जानता था पहले सब कुछ जानेगी तभी बात करेगी, इससे पहले कि वो कुछ कहता। एक ज़ोरदार पंच हानिया ने उसके मुंह पे रसीद किया कि आहान को अपना मुंह दुखता हुआ महसूस हुआ। ये मुंह दिखाई का तोहफा था? मस्कीनी सूरत बनाते पूछा। हानिया ने एक और पंच दे मारा, एक के बाद एक पंच। वो भी चुपचाप खाता रहा। आखिर तक जब वो कुछ न बोला तो बेख्तियार आगे बढ़ के हानिया आहान के होंठों पे शिद्दत से झुकी। इस पेशकदमी पे तो आहान दंग ही रह गया। कहाँ वो उसे पंच मार रही थी, कहाँ अचानक से उसकी पेशकदमी पे वो दिल से सरशार हुआ था और उसकी शिद्दत से खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रहा था। पीछे होती वो उसके कान के लोग को दांतों तले दबाती घर आई। अगर अपनी खैर चाहते हो तो मुझसे दूर रहना, वरना वहाँ मारूंगी जहाँ पानी नहीं मिलेगा, कहते साथ ही पीछे हटी थी। आहान ने उसे पीछे से खींच के सीने से लगाया और मजबूत ग्रिप से उसके कान पे झुका। जीना भी कौन चाहता है, मार डालो। उसके कान के लोग को छूता वो खुमार आलूद लहजे में बोला, अगर अगले सेकंड में सारी बात न बताई तो कमरे से निकाल के लॉक कर देना है मैंने। उसके सामने होती वो दिल की धड़कनों को संभालती फैसलाकुन अंदाज में बोली थी। आहान ने गहरा सांस लिया। हनी जान, इतने अच्छे मौके पे रुकना नहीं अच्छा। हार जीत की बातें कल पे उठा रखे, आज दोस्ती कर लें। उसके करीब आते वो मोहब्बत से बोला था कि हानिया ने एक मुक्का उसके पेट में दे मारा। वो तड़प के पीछे हुआ। अगर खैर चाहते हो तो चुपचाप सब कुछ बता दो। दोबारा से मुक्का बनाती वो आहान को मुस्कुराने पे मजबूर कर गई। बहुत ख़तरनाक हो बीवी। तो सुनो, जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं बामुश्किल अपनी जान बचा के पानी में गिरा था। कुछ मछेरों ने मेरी मदद की, मुझे बहुत चोटें आई थी। न जाने कितने दिन वहीं उनके पास बेहोश पड़ा रहा। फिर जब होश आया तो राब्ते के लिए कुछ ना था मेरे पास। वहाँ की एक मछेरे की बेटी को मैं पसंद आ गया। उन्होंने ज़बरदस्ती उससे मेरा निकाह करवाना चाहा। मैंने इनकार किया तो मुझे कैद कर लिया। फिर एक दिन वहाँ से भाग निकला। कहते कहते हानिया के चेहरे के तासुरात भी नोट कर रहा था। धीरे से उसके पास जा बैठा, जो बहुत गौर से सुन रही थी। वहाँ से भागा तो एक जंगल में पहुँच गया। वहाँ जंगली लोगों में फंस गया। वहाँ कितने दिन रहा कोई याद नहीं। अलबत्ता आखिर में उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई और जंगल से मुझे निकलने का रास्ता बता दिया। मैं जब शहर पहुँचा तो सबसे पहले तुम्हें देखने का जी चाहा, पर दिल पे पत्थर रख के हेडक्वार्टर पहुँचा। अपने ज़िंदा होने की इतला दी। वहीं मुझे उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखने का कहा। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मुझे उनकी बात मानना पड़ी।
वो थोड़ा दुखी होता हुआ खामोश हुआ। फिर क्या डैड को भी नहीं पता था तुम जिंदा हो? हानिया ने दुख से पूछा। नहीं, उन्हें भी काफ़ी बाद पता चला। मेरी जांच जारी थी, वो मुझे चेक कर रहे थे कि मैं इतने दिन से गायब रहा था, कोई मसला ना हो मुझ में। मेरे जिस्म, मेरे दिमाग का मुआयना किया गया। बल आखिर जो वो मैं नहीं कहना चाहता था कह दिया। हानिया ने तड़प के उसकी तरफ देखा और उसके गिर्द बाहों का हसार बांधा। इतनी तकलीफ़ सही है तुमने? वो रोते हुए बोली। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ तब सही जब अपनी बीवी को किसी और के लिए सजता देखा मैंने। बर्जस्ता जवाब देते वो तल्ख हुआ। नहीं आहान, कसम ले लो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, दिल से कह रही हूँ। मैं किसी की नहीं हो सकती सिवाय तुम्हारे। रोते हुए वो बच्चों की तरह उसे यकीन दिला रही थी। कैसे कैसे यकीन कर लूँ? अब की बार आहान ने उसे आजमाइश में डाला। तुम्हें भरोसा नहीं मुझ पर? दुख से पूछा। बात भरोसे की नहीं हो रही, यकीन दिलाने की हो रही है। आहान ने मीठी सी सरगोशी की तो हानिया का सर झुक गया और फिर आगे बढ़ के उसके गाल पे बोसा देते हुए शर्मा के पीछे हटी। क्या ये यकीन दिलाना होता है? आहान एकदम से उठते हुए बोला। बीवी, तुम्हें तो यकीन दिलाना भी नहीं आता। घड़ी उतार के साइड टेबल पे रखता वो जैसे ही मुड़ा था, हानिया को अपने पीछे खड़ा पाया। वो आगे बढ़ के अकीदत से उसके माथे पे बोसा देती आंखें मूंद गई थी। मैंने हमेशा तुमसे नफरत का इजहार किया। दर पर्दा वो मोहब्बत थी। मैं अनजान थी। तुम्हारे साथ रहते तुम्हें समझा, तुम्हें जाना तो ये एहसास हुआ तुम बहुत ख़ास हो मेरे लिए। तुमसे 1 साल की दूरी ने मुझे ये एहसास दिलाया दैट आई लव यू। धीरे धीरे वो अपने पर्दे गिराती जा रही थी और आहान उसके लफ्ज़ों की सच्चाई को दिल से महसूस कर रहा था। आगे होता उसे आईने के पास लेके आया। दोनों आगे पीछे खड़े हुए एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे थे। हानिया आहान में और आहान हानिया में जम है। ये दोनों कभी जुदा नहीं हो सकते। धीरे से उसका दुपट्टा उतार के एक तरफ रखते वो हानिया का सर शर्म से झुका गया। उसकी कमर से हाथ बांधे उसे अपने हसार में लिया। आई मिस यू। ख़ास तुम्हारी लड़ाई को बहुत मिस करता रहा इस 1 साल में। उसका रुख अपनी तरफ करता वो शरारत से बोला तो हानि ने खफकी से उसे देखा। लेकिन एक बात तो तय है, सर से पाँव उसे देखते अब वो पटरी से उतरने लगा था। इस 1 साल में तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी हो। उसके देखने के अंदाज और लफ्ज़ों का वार हानिया को दिल पे महसूस हुआ। धीरे से एक मुक्का उसके सीने पे जुड़ते हुए उसके सीने में ही मुंह छुपा गई, जबकि आहान की जसारतें भी बढ़ती जा रही थी और लफ्ज़ों के इजहार भी अदा हुए थे। वो दिल की धड़कनों को 120 की रफ्तार से पकड़े महसूस करती उसी के सीने में मुँह छुपाती शर्मा रही थी। आज 1 साल बाद 2 प्यार करने वाले एक दूसरे से मिल ही गए थे। आहान ने कुछ झूठ कुछ सच की मदद से हानिया को यकीन तो दिला दिया था, लेकिन वो सारा सच हानिया से भी ना कह सका। वो एजेंसी का बंदा था और सारा सच तो वो खुद को भी नहीं बताता। सुल्तान कहाँ गया ये कोई नहीं जानता था। इस तमाम वक्त में वो अपने इलाके में रहा था, अपने वडेरों की ज़मीनों जायदाद को वापस हासिल करने में। वो गांव के सरपंच का इकलौता वारिस बचा था और उसे उसका हक़ विरासत लेना था जो उसने लिया, जिसमें इब्तिसाम ने उसकी हर तरह से मदद की और साबित किया कि आहानी हमजा हयात मिर्ज़ा का इकलौता बेटा है और तमाम ज़मीनों जायदाद का इकलौता वारिस। और बहुत सी बातों के साथ आहान ये बात भी हानिया से छुपा गया और मन घड़त कहानी सुना दी, जिस पे पहली बार हानिया ने बिना किसी तरद्दुद के यकीन कर लिया। और वजह वो मोहब्बत थी जो वो उससे करने लगी थी, वरना स्पाई गर्ल कभी यकीन न करती। यार अब्बा, वो देख तेरे पाँव के पास चूहा, फयाज ने चिल्लाते हुए कहा। किधर किधर, दूर भगा उसे, शहान चिल्लाया था। मेरे हाथ बंधे हैं, कैसे भगाऊं, फयाज चिल्लाया था। इब्तिसाम ने शहान और उसके बेटे के लिए वही सज़ा मुंतखब की थी जो उससे पहले मीर यामीन ने अपनी पहली बीवी के लिए चुनी थी। जितने गुनाह उन्होंने किए अब उनको यहीं रहना था सारी ज़िंदगी। अगले दिन बहुत बड़ी ग्रैंड रिसेप्शन रखी गई थी, जिसमें तकरीबन ज़्यादातर मेजर, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर सब पहुँचे थे और आहान को मुबारकबाद दे रहे थे। आहान और हानिया को एक दूसरे के साथ खुश देखे अबरिश ने बेख्तियार आसमान की तरफ शुक्रगुजार अंदाज में देखा। वो शौहर से लड़ाई के चक्कर में अपनी औलाद को उसकी खुशियों को भूल गई थी। हक़ विरासत दिलाते दिलाते हक़ मोहब्बत से महरूम कर गई थी। पर वक्त रहते उसे अपनी गलती का ना सिर्फ एहसास हुआ बल्कि उसे सुधारा भी। अबर, इब्तिसाम ने उसके पास आते धीरे से उसे पुकारा तो वो चौंकी और आंसू साफ किए। साम, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई शायद, वो इब्तिसाम के पास आते दुख से बोली। इब्तिसाम ने उसे अपने हसार में लिया। मेरी अबर ना सिर्फ अच्छी माँ है बल्कि बहुत अच्छी बीवी भी है, कुछ भी बुरा मत सोचो। उसके माथे पे बोसा दिया। चलो अंदर। दुखों के बादल छट गए थे और खुशियों ने डेरा जमा लिया था। फैसल और नूर को आपसी अच्छे से बातचीत करते देख यामीन और कशिश के दिल में ये ख्वाहिश जागी कि वो दोनों एक साथ हो जाएं। दिल से दुआ की जो शायद
कबूलियत की घड़ी की थी। फैसल तो सब कुछ जान के उसका हाथ थामना चाहता था। जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती न थी। क्या नूर फातिमा माजी भुला के फैसल का हाथ थाम लेगी? क्या उसे थाम लेना चाहिए? कुछ बातें, कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं। अगर तो आपको जवाब हाँ है तो वो थाम लेगी, और अगर ना तो यकीन जानिए फैसल अपनी मोहब्बत से उसे जीत लेगा। बस हमारे माशरे में ऐसे किरदार होने चाहिए जो ऐसी लड़की का भी हाथ थाम ले, ना कि उसे ताने दे, जबकि ऐसा शाज़ो नादिर ही होता है। इस कहानी का भी एंड यही होता है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। याद रखिए, सोचों में, यादों में, बातों में। जज़ाकल्लाह। दी एंड। तो ये थे राइटर के आखिरी अल्फाज जो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिए। इसके अलावा आप लोग जानते हो मेरे पेपर्स चल रहे हैं और मुझसे मेरी प्यारी सी जो लिसनर है वो पूछ रही हैं, बुशरा और अरफत मुझसे पूछ रही हैं कि मेरा पेपर कैसा हुआ। तो अगर उन्होंने ये वीडियोस मतलब जब भी सुनेंगे तो मैं उनका थैंक यू अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझसे सुबह भी बुशरा ने मुझसे पूछा था कि आपका आज पेपर है तो परेशान नहीं होना, अच्छे से देना। तो यार थैंक यू सो मच आप लोगों के साथ का, आप लोगों की दुआओं का। आप लोगों ने इतनी दुआएं मेरे लिए की। मेरे तो सभी लिसनर बहुत माशाल्लाह से अच्छे हैं, सभी बहुत प्यार करते हैं मुझसे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग और अपने प्यार का मुजाहरा कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। वैसे मैंने बोलना तो नहीं था लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया क्योंकि मेरे 3K होने वाले हैं इंशाल्लाह, बस बहुत जल्दी हो जाने, आज रात में ही हो जाएंगे या कल तक मेरे पूरे 3K हो जाएंगे। बाकी बचेंगे 2K जो कि आप लोग अगर करोगे तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा मुझे नहीं पता मैं अब वीडियो दे पाऊंगी, एक हफ़्ते तक नहीं दे पाऊंगी, मैं कुछ कह नहीं सकती। अगर मुझे कल टाइम मिला, क्योंकि कल मुझे छुट्टी है, परसों मेरे पेपर और कंसेक्टिव मेरे मंडे तक पेपर है, ठीक है। तो मुझे अगर टाइम मिला तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। जाहिर सी बात है अपलोड तभी करूंगी जब रिकॉर्ड करूंगी, और रिकॉर्ड तब करूंगी जब मेरे पास टाइम होगा। और टाइम आजकल टाइम ऐसे स्पीडें पकड़ी है ना, उसने इतना तेज़ी से गुजर रहा है ना, बता नहीं सकती मैं। तो बस यही है कि जो वक्त गुजर जाए वही अच्छा होता है। मेरी दादो यही जुमला बोला करती थी। उनसे पूछे ना कि कैसी हैं आप, वो कहती थी बस बच्चा जेड़ा वक्त गुजर जाए वो चंगा होता है। तो वही मेरी बात, जो वक्त गुजर जाए वही अच्छा होता है। तो और आप लोगों ने मुझे इतने सारी रिक्वेस्ट की हुई है, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की हुई है नावल्स की, यार मैं क्या बताऊँ। और इसके अलावा इसका भी मैं बताती हूँ, इस नावल के बारे में भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने जो मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की हुई हैं, सॉरी अगर मैं उनको अपलोड ना कर पाई, ठीक है। और अब देखिए मेरा ये अब फ़ौरन ही हमारे ना जैसे ही मिड ख़त्म होंगे ना, हमारे फ़ौरन ही फ़ाइनल की स्टडी स्टार्ट हो जानी है और उसके हमारे जनवरी में फ़ाइनल शुरू हो जाने हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर साथ साथ में आप लोगों को वीडियो देती रहूँगी। मेरा एक्चुअली इशू ये है कि मैं बीएड भी कर रही हूँ और बीएस भी कर रही हूँ। और जब मैंने ये दोनों डिग्री स्टार्ट की, मतलब बीएस तो मेरा 4 साल से चल रहा है, तो ये लेकिन जो बीएड है ये मेरा मतलब सेकंड सेमेस्टर है, मैंने पिछले किया था। तो तब मेरा यूट्यूब का ऐसा सच कोई सीन नहीं था। ये तो मैंने अपने वो फर्स्ट सेमेस्टर जब कंप्लीट हुआ बीएड का, तो मैंने तब छुट्टियाँ थी तो मैंने ऐसा सोचा तो बस बना लिया और वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी। पता नहीं कैसे, बट एक होता है आपको, आपने जो काम करना होता है, जो आपकी किस्मत में लिखा होता है, उसके कोई ना कोई वसीला बन ही जाता है। तो मेरा भी किसी न किसी तरह वसीला बना। मैं कुछ और करना चाह रही थी लेकिन मैं कुछ अब और कर रही हूँ। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसे नावल्स आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था कि कभी मैं इस तरह के नावल्स पढ़ूँगी और आप लोगों को सुनाऊँगी। कभी नहीं सोचा था मैंने, कुछ दिनों पहले तो बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन खैर मुझे ये बातें अभी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे आप लोगों को ये बातें तब बतानी चाहिए जब मैं वो आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी ये सारे लोग नावल नहीं सुनेंगे, बहुत कम लोग सुनेंगे। तो मेरा ख्याल है मुझे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। तो तब बातें करूँगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ढेर सारी। और रिक्वेस्टेड वीडियो इस तरह से होगी, आप लोग जितने मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो मर्ज़ी, मैं पूरी डिटेल से आप लोगों को बताऊंगी, हर एक चीज़ बताऊंगी जो आप लोग पूछोगे। अब इस तरह नहीं करूँगी कि मैं खुद से ही बताती रहूँ, जो आप लोग पूछोगे मैं बस वहीं बताऊँगी। तो बस ठीक है, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, अपना ढेर ख्याल रखिए और इंशाल्लाह मिलते हैं अब बहुत जल्द। अगर मेरे पेपर अच्छे हो गए तो खैर इंशाल्लाह अच्छे होंगे, मुझे बस डर लगता रहता है। हाँ खैर, इस नावल के बारे में मैं कहना चाह रही थी कि ये नावल जो है उतना अच्छा नहीं है जितना मतलब वो अच्छा है। अब ऐसा नहीं मैं कह सकती कि ये बुरा है,
जाहिर सी बात है उसी राइटर ने लिखा है, वैसे है तो अच्छा, लेकिन एक तरह से ऐसे फील हो रहा कि इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने के किया और इसमें ऐसा ज़्यादा इसको वो नहीं किया कि एक्सटेंड नहीं किया। थोड़ा अजीब सा मुझे थोड़ा लगा, मज़ा नहीं आया, एक तरह से कह सकते अच्छा नहीं लगा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फ़र्स्ट पार्ट बहुत मज़े का था, तुम मेरे निकाह में, वो भी बहुत अच्छा नावल था। इसका फ़र्स्ट वाला जो है सीज़न वो भी अच्छा था। ये वाला सीज़न बस एवं ही था, सो इतना कह सकते हैं कि इतना ही था। तो लेकिन करैक्टर अच्छे थे बस, लेकिन थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता, मतलब ज़्यादा उसको किया जा सकता था कहानी को। कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब थी, इब्तिसाम का और अबर का आपस में मुंह बनाए रखना हर वक्त, और बाकी दो जो जोड़ी उनको तो डिस्कस ही नहीं किया गया, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं आया, हालांकि वो मेन करैक्टर थे सीज़न 1 के, तो उनको तो कुछ डिस्कस ही नहीं किया। सिर्फ यहाँ पर दो जोड़ियाँ चली हैं और उनको भी मस्जिद घसीट के लेकर गए हैं बहुत मुश्किल से, सुल्तान के गिर्द घूमती रही। आई थिंक सो, अगर मैं गलत ना हूँ तो ये किसी और नावल का मिक्स किया गया इन्होंने। ये जो है मीर यामीन, ठीक है, इसका मुझे लगता है ये कोई और नावल था, उनके करैक्टर इधर इन्होंने डाले हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन सा नावल है, और मेरा कोई इरादा नहीं मुमताज़ चौहान का कोई और नावल पढ़ने का, ठीक है, तो मुझे मुमताज़ चौहान का अब कोई नावल अभी मत कहना, मैंने नहीं पढ़ना। मैं अब वो वाला नावल पढ़ूंगी जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, और वो बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। सो जस्ट वेट, वॉच एंड लिसन। अल्लाह हाफिज़।